हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करेंगे म्यूनसिपैलिटीज़ वाला चैप्टर। ठीक है, लेक्चर इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था पिछले यूनिट में, पंचायत राज के बारे में पढ़ा था जो अर्बन एरियाज़ में लोग सॉरी जो विलेज एरियाज़ में होती है। आज हम लोग जो है अर्बन एरियाज़ में किस टाइप की लोकल गवर्नमेंट है उससे पढ़ेंगे। ठीक है, ये कौन सी गवर्नेंस है? इस रेफर टू एज गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्बन एरियाज, जैसे सिटीज़ में, टाउन्स में, या कोई मेट्रोपॉलिटन जो रीजन्स हैं। ये इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ की कैसे प्लानिंग करनी है, किस तरह से मैनेज करना है, किससे बहुत सारी एसेंशियल जो सर्विसेज हैं जो वहाँ के रेजिडेंट्स को प्रोवाइड करनी है उसकी जुरिस्डिक्शन के अंडर। ठीक है, सफाई रखनी है, पोल्यूशन कंट्रोल करना है, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट होती हैं ये मैनेज करते हैं। स्ट्रक्चर और पावर जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट की वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है, सेम नहीं है, वेरी करती है अक्रॉस कंट्री। बट जनरली ये एम एक ही होता है कि एड्रेस करना वहाँ के यूनिक चैलेंजेस जो अर्बनाइजेशन के हैं, क्योंकि डे बाय डे पॉपुलेशन है, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रही है, लोग जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए शहरों में आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सिटीज़ जो है एक्सपैंड हो रही है ना, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर नीड को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, सब चीज़ों को ये लोग देखते हैं। ठीक है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ग्रास रूट लेवल पे। इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन किया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, जहाँ पंचायत राज का भी और इसका भी। ठीक है, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। ठीक है, समझे? तो इंडिया में ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेचर था जिसने स्टैब्लिश किया फ्रेमवर्क किस तरह से डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस जो रूरल एरियाज में है उसके साथ साथ अर्बन एरियाज में भी। ठीक है, इसने और स्ट्रेंथन किया था लोकल बॉडीज़ को, जो अर्बन लोकल बॉडीज़, तो जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनसिपल काउंसिल है, नगर पंचायत है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जिसमें और ज़्यादा इनको ग्रेटर पावर और ऑटोनॉमी मिली। ठीक है, अब देखो इसकी एवोल्यूशन थोड़ा सा देखते हैं हम। ठीक है, हमने देखा किस तरीके से जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने तक 1992 में, उससे पहले भी तो कोई फ्रेमवर्क रहा होगा ना, जैसे हम लोगों ने वेरियस कमिटीज़ पढ़ी किस तरीके से फाइनली पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का जो है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया, वॉरिस कमेटी पड़ी। यहाँ हम पढ़ते हैं कैसे, देखो कॉलोनियल पीरियड में 1757 से 1947 के बीच का हम पीरियड देखते हैं। ठीक है, सबसे प्रेसिडेंसी टाउन्स होते थे, मतलब ब्रिटिश ने इंडिया में म्यूनसिपैलिटीज़ जो है मद्रास में 1688 में, कोलकाता में 1726 में, और 1726 में जो है बॉम्बे जो आज मुंबई है उसको वहाँ इस्टेब्लिश किया था। ये म्यूनसिपैलिटीज़ जो थी ना वो ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स थे ना, जो सरकारी ऑफिशियल थे अपॉइंटेड, ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंट किए गए थे सरकारी ऑफिशियल, वही नहीं चलाते थे। अब ग्रोथ कैसे हुआ म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशन का, देखो इसमें जो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको लॉर्ड रिपन जो है उसको कहते हैं, क्योंकि रिपन ने 1882 में एक रेजोल्यूशन लाया जिसे हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। इसने क्या किया, इसने प्रमोट किया कि इलेक्टेड मुस्लिम म्यूनसिपल बॉडीज़ होनी चाहिए, और सिटीजन्स जो हैं, जो लोग हैं यहाँ के, वो पार्टिसिपेट करने चाहिए अर्बन गवर्नेंस में। हालांकि तब जब आया था तो बड़े लिमिटेड लोग ही वोट करते थे, वो अलग बात है, लेकिन एक प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था, और सिटीजन्स पार्टिसिपेशन जो है अर्बन गवर्नेंस में। अब फिर आया, फिर इसे लाया क्या, इंडियन म्यूनसिपैलिटीज़ एक्ट 1884 में, जिसने फॉर्मली जो है म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया में ले डाउन किया। हालांकि लिमिटेड पावर थी, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर थी, रियल जो कंट्रोल था वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के हाथ में ही था। म्यूनसिपैलिटी जो है वो फोकस करती थी सैनिटेशन, साफ सफाई में, पानी की सप्लाई में, या कोई पब्लिक की हेल्थ में, और एड्रेस करना किस तरह से जो है जो पॉपुलेशन अर्बन एरिया की ग्रो हो रही है उसके बारे में देख रेख करने के लिए। ओके, अब जो है कुछ की फीचर्स जो है हम लोग देखते हैं 74। ये हमने एक एवोल्यूशन पढ़ा किस तरीके से जो है ब्रिटिश के अंडर जो है एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 74th अमेंडमेंट एक्ट जो इंडिया ने लाया, जो इंडिपेंडेंट के बहुत बाद आया 92 में। इसके कुछ की फीचर्स जब इसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है अर्बन एरियाज में म्यूनसिपैलिटीज़ का जब हुआ, एक तो इंक्लूजन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो पार्ट जो 9A है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो टाइटल है म्यूनसिपैलिटीज़, ये ऐड किया गया। इंट्रोड्यूस किया गया एक नया शेड्यूल, 12 शेड्यूल, जिसमें 18 फंक्शनल एरियाज हैं, जहाँ देखो 18 चीज़ें जो हैं ये इस शेड्यूल में है जो म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर हैं, कि जैसे वर्क एंड सैनिटेशन, वाटर सप्लाईज, और भी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीज़ें जो है म्यूनसिपैलिटीज़ इन कामों पे काम करेगी। ये 18 चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में आउटलाइन किए गए। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि स्टेट को, कि स्टेट जो है ये चीज़ करवाने में काम करेगा। ठीक है, अब देखो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, ये कैसे एस्टेब्लिश हुआ। देखो एस्टेब्लिश की किया गया, देखो क्लासिफिकेशन है ये, देखो इस कॉन्स्टिट्यूशन जो 92 था
जो अमेंडमेंट आया इसने क्या किया कि 3 कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा, लार्ज सिटी में म्यूनसिपल काउंसिल होगा जो स्मॉल जो छोटे छोटे अर्बन एरियाज हैं, और नगर पंचायत होगा जो ट्रांजिशन एरिया जो भी रूरल से अर्बन एरिया आस्ता आस्ता बन रहा है, ठीक है, वो अभी इंटरमीडिएट स्टेज में। तो यहाँ पे क्या होगा, नगर पंचायत होगा, ठीक है। एक ये इसने इस कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एक मैंडेट किया। फिर एक किया कि डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब कि मैंडेट किया कि डायरेक्ट इलेक्शन होंगे जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं। रिजर्वेशन होगी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए और वुमेन के लिए 1/3 ऑफ द सीट, ठीक है। डेवोल्यूशन ऑफ असाइन किए गए कुछ स्पेसिफिक फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, जैसे प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग है, वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, पब्लिक हेल्थ है। फाइनेंशियल इंपावरमेंट इनेबल किया गया कि लोकल देखो ना, इन्हें पावर दी गई कि वो कुछ टैक्सेस ले सकते हैं, वो कुछ फीस कलेक्ट कर सकते हैं अर्बन एरिया से, ठीक है। और एस्टैब्लिश किया गया कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं स्टेट और अर्बन लोकल बॉडीज़ के बीच में, ताकि वो पैसा मिलेगा तभी तो वो एक काम कर पाएगी ना। प्लानिंग और इंट्रोड्यूस किया गया, देखो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को, है ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग, एक ये चीज़ एस्टैब्लिश की गई। और एक किया गया एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनाई गई जो लार्ज मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के लिए। इन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्लानिंग मैकेनिज्म लाएगी इनकी और एफिशिएंट काम करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी कॉन्स्टिट्यूशन ये सारा दिया हुआ है अमेंडमेंट में। रिक्वायर्ड के रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज़ में, और फिक्स्ड 5 ईयर टेन्यूर रखा गया। प्रोवाइडेड के स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो देखेगा इसका इलेक्शंस को, ओके। ये चीज़ें सारी 3 कौन सी मैंने मेन बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक नगर पंचायत होगा मतलब टाउन पंचायत। डेफिनेशन एक गवर्निंग बॉडी ऑफ एरिया जो ट्रांजिशन में अभी रूरल से जो है अर्बन एरिया बन रहा है, ना वो क्वालिफाइड है अर्बन के लिए, म्यूनसिपल काउंसिल के लिए, और ना ही वो क्या है पंचायत में है, ग्राम पंचायत के लिए। तो इस ट्रांजिशन एरिया के लिए जो है नगर पंचायत का जो है नगर पंचायत जो है क्या बनाई जाएगी, ठीक है, जिसको टाउन पंचायत भी कहते हैं। टिपिकली ये सर्व करेगा जो जहाँ स्मॉलर पॉपुलेशन है। थ्रेश होल्ड वेरी करेगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट, किसी स्टेट में कितनी पॉपुलेशन का नंबर हो सकता है, किसी स्टेट में किसी हिसाब से। पर्पस क्या है कि जो यूनिक नीड है जो डेवलपिंग स्टेज में है, जो अर्बन करेक्टरिस्टिक्स जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। स्ट्रक्चर एक चेयरपर्सन होगा जो लीड करेगा नगर पंचायत को। मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली वहाँ के लोगों के द्वारा चुने जाएंगे विद द रिजर्वेशन जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और वुमेन्स को दी गई है, ठीक है, जो हमने पंचायत वाले में डिटेल वाइज पढ़ा। दूसरा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था वो था म्युनिसिपल काउंसिल। देखो एक गवर्निंग बॉडी जो मीडियम साइज टाउन की, बड़ी साइज नहीं, और स्मॉल अर्बन एरियाज या मीडियम साइज टाउन को जो है वहाँ जो है देखेगी, ठीक है। ये सर्व करेगी अर्बन एरियाज को जहाँ मॉडरेट पॉपुलेशन है, ना ज़्यादा है ना कम है, एक मॉडरेट लेवल पे, ठीक है। फंक्शन क्या, बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करेगी, जैसे वाटर है, सप्लाई है, सैनिटेशन साफ सफाई का एरिया है, स्ट्रीट लाइट है, वेस्ट मैनेजमेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बन प्लानिंग, मेंटेनेंस, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेशन एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर का एक चेयरपर्सन है या फिर प्रेसिडेंट है जो इसका हेड जो है एक्ट करेगा कंपोज, और बाकी जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे या ऑफिशियल होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। 2 कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी। तीजी थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कहा था सेटअप करने के लिए एक गवर्निंग बॉडी जो बड़े अर्बन एरियाज़ के लिए या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए, जैसे चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, आगरा, ऐसी सिटीज़, लखनऊ, इलाहाबाद, अहमदाबाद। तो पॉपुलेशन टिपिकली जो लार्ज बड़ी सिटीज़ हैं पॉपुलेशन यूजुअली 1 मिलियन, बट क्राइटेरिया वेरी करता है, यूजुअली 1 मिलियन से ऊपर की सिटी के लिए जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। लेकिन क्या है ना कि वो किसी सिटी बाई सिटी से वेरी करता है, स्टेट बाई स्टेट के नॉर्म्स के हिसाब से भी वेरी करता है, ठीक है। पर्पज़ है कम्प्लेक्स जो अर्बन नीड्स हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है या ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीज़ें, हाउसिंग है, पब्लिक सर्विसेज है, इनको देख ब्रेक करने के लिए। स्ट्रक्चर देखो यहाँ मेयर होता है, वैसे ये सेरेमोनियल हेड होता है। एक्चुअल पावर जो है वो म्युनिसिपल कमिश्नर के पास होती है जो एक एग्जीक्यूटिव होता है, यूजुअली जो है IAS अफसर होता है, ठीक है। लेकिन सेरेमोनियल हेड कौन होता है, मेयर चुना जाता है, ठीक है। एक काउंसिल होती है जिसमें इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, काउंसलर्स जिन्हें कहते हैं, और नॉमिनेटेड भी होते हैं गवर्नर जो काउंसिल को गवर्न करते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं। ऑफन ये सिटी है क्योंकि बहुत बड़ी सिटी है तो इसको डिफरेंट वार्ड में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। वार्ड में जैसे एक कंट्री को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाता है, वैसे ये भी एक डिफरेंट वार्ड 1 2 3 4 सिटी को मल्टीपल वार्ड्स में, और ये वार्ड जो है वहाँ से इलेक्टेड जो चांसलर्स हैं वो नॉमिनेट हो आते हैं। काउंसलर कहो, चांसलर कहो, कुछ भी कहो, काउंसलर्स, ठीक है। तो ये सारा ये सिस्टम है। फिर है ये 3 चीज़ें जो दिखाई हैं। टेन्यूर क्या है म्यूनसिपैलिटीज़ का, देखो फिक्स टेन्यूर है हर म्यूनसिपैलिटी का 5 ईयर्स, जिस डेट में वो पहली मीटिंग हुई है। डेजोल्यूशन अगर म्यूनसिपैलिटी डिसॉल्व भी की जा सकती है 5 साल से पहले,
बहुत सारे फेलियर टू परफॉर्म इज ड्यूटी, या ऑन द ग्राउंड ऑफ स्पेसिफिक कोई लेजिस्लेचर है स्टेट का जिसने किया है, ठीक है। इलेक्शंस देखो, मैंडेटरी इलेक्शन है आप बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5, अगर फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करने पड़ेंगे अपने 5 साल से, अगर पहले एक्सपायर हो जाती है तो उससे जो फ्रेश इलेक्शन करने पड़ेंगे। अगर म्यूनसिपलिटी डिसॉल्व हुई है बिफोर द टर्म एंड्स, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए उसकी डिसॉल्व होने से बाद, ठीक है। इन टर्म गवर्नमेंट, अगर डिसॉल्व म्यूनसिपलिटीज़ की जो पावर और फंक्शन है वो टेम्परेली एक्सरसाइज किए जा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर और स्पेशल कमेटी जो अपॉइंट की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसमें है आर्टिकल 243, ये स्पेसिफाई करता है जो ड्यूरेशन है म्यूनसिपलिटीज़ का और कंडीशन ऑफ डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से डिसॉल्व की जाएगी, किस तरह से उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है, कि कितनी जो है ड्यूरेशन होगी। ये आर्टिकल कौन सा है 243 यू, इसके अंदर बताया जाए सब क्लॉज यू, ठीक है, क्लॉज यू। कॉन्टिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस, देखो इवन अगर म्यूनसिपलिटी जो है प्री मैच्योरली मतलब वक्त से पहले इसको डिसॉल्व कर दिया जाए, एक न्यू इलेक्टेड बॉडी जो है वो सर्व करेगी एज द रिमाइंडर ऑफ ओरिजिनल 5 ईयर टर्म एंड नॉट ए फ्रेश 5 ईयर पीरियड। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक म्यूनसिपलिटी 2 साल में डिसॉल्व कर दी गई है, पिछले कितना टाइम बचा है 3 साल, तो जो नई गवर्नमेंट इलेक्ट होके आएगी वो 3 साल तक करेगी, ये नहीं कि 5 साल तक करेगी, नहीं, जितना वक्त बचा वो उतना ही करेगी, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर 5 ईयर्स होगा, ओके। अच्छा, की ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, देखो डिस्क्वालिफिकेशन जो कुछ जनरल लॉज है, ए पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर वो क्वालिफिकेशन जो प्रिस्क्राइब किया हुआ लॉ के तहत वो नहीं मीट करता, जो स्टेट लॉज होते हैं। अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है गवर्नमेंट के अंडर, या अनसाउंड माइंड का है डिक्लेयर किया जाए किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, या डिस्चार्ज इनसॉल्वेंट, या वो वॉलंटरी एक्वायर कर लेता है किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप। डिस्क्वालिफिकेशन देखो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस के लिए भी हो सकता है, अगर वो कन्विक्ट किया गया है किसी ऐसे ऑफेंस के लिए, ऐसे गुनाह के लिए जो रिलेटेड टू क्या, करप्शन, करप्ट प्रैक्टिस जो ड्यूरिंग इलेक्शन, किसी इलेक्शन के दौरान अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए जो है, ठीक है। फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटी, देखो एब्सेंस फ्रॉम मीटिंग ऑफ म्यूनसिपलिटीज फॉर ए कॉन्टिन्यूअस पीरियड, यूजुअली स्पेसिफाइड होता है कि 3 मंथ या ज़्यादा, ठीक है। कोई वैलिड रीज़न के बिना वो मीटिंग्स में 3 महीने के लिए नहीं आया है और एब्सेंस है बिना बताए, तो भी उसे जो है डिस्क्वालीफाई किया जैसे। इन्वॉल्वमेंट इन एक्शन, जो एब्स्ट्रक्ट कर रहा है, कोई ऐसे काम में जो है वो इन्वॉल्व है जिससे जो है म्यूनसिपलिटी बॉडी जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रही, तो भी डिस्क्वालीफाई। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर एक मेंबर उसके कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इन कॉन्ट्रैक्ट या कोई प्रोजेक्ट है ना जो म्यूनसिपलिटीज़ अपने अंडर में कर रही है, अंडरटेकन जो म्यूनसिपलिटीज़ ने लिए हुए हैं, लेकिन ये मेंबर भी इंटरेस्टेड है ऐसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट में, तो भी हो सकता है। क्रिमिनल कन्विक्शन, देखो कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस जो इन्वॉल्व होते हैं मॉरल ट्रिब्यूट, मतलब समझ रहे हो, मोरालिटी, इससे रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस है, या कन्विक्शन जो लीडिंग टू कोई भी इम्प्रीजनमेंट, टिपिकली अगर 2 साल या 2 साल से ज़्यादा किसी भी केस में अगर उसको जेल हो जाती है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। नॉन कंप्लाइंस विद पेमेंट, अगर फेल हो जाए वो म्यूनसिपल टैक्सेस या कोई ड्यूज जो है वो म्यूनसिपलिटी जो ओन करती है और वो देने से वो फेल हो जाए तो भी हो जाएगा। वोलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, कि वो अपनी अथॉरिटी जो पावर से उसका मिसयूज़ करे या किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो या वॉयलेट करे एथिकल नॉर्म्स जो स्टेट और म्यूनसिपलिटीज़ के द्वारा जो है सेट किए हुए हैं, ठीक है। ये इन सारी चीज़ों में जो है उससे जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अब हम देखते हैं म्यूनसिपलिटीज़ को, देखो काम करने के लिए पैसे तो चाहिए ना, तो वो सोर्सेज ऑफ म्यूनसिपल का फाइनेंस वो कैसे फाइनेंस करती है। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं कोई अगर म्यूनसिपलिटीज़, या फिर जो डेली इतनी गाड़ियाँ आती हैं जो सफाई करती हैं स्ट्रीट्स की, हमारी जो लाइटें लगाती हैं उनकी रिपेयर करती है, जो पानी वाटर प्रोवाइड करती है, ये सारी चीज़ों के लिए और भी टन्स ऑफ वर्क्स हैं, इनके लिए वो पैसा कहाँ से लाती है, ठीक है। म्यूनसिपलिटीज़ जो है वो जनरेट करती है रेवेन्यू कहाँ से, इंटरनल सोर्सेज, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की ट्रांसफ़र या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, जैसे इंटरनल रेवेन्यू, वो अपना सोर्स कहाँ से है, टैक्सेस, मतलब प्रॉपर्टी टैक्स प्राइमरी सोर्स है जो स्टेट के जो अर्बन एरियाज़ में टैक्सेस लगाते हैं। जैसे आप एक बस स्टॉप देखोगे ना, तो वो जो बस स्टॉप पे गाड़ियाँ आती हैं तो वो कुछ फ़ी पे करती है ना, तो वो फ़ी पे क्या, वो म्यूनसिपलिटीज़ टैक्स लेती है, ठीक है। पार्क्स बनी हुई है, पार्क से बड़ी हम वहाँ जाते हैं तो हम पैसे देते हैं ना, ये टैक्स है। एडवर्टाइजमेंट का टैक्स, मतलब चार्ज के जो एड्स जो रूरल एरियाज़ में बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं जो गवर्नमेंट जो प्लेस पे हैं, तो उनसे पैसा लिया जाता है। एंटरटेनमेंट कलेक्ट करते हैं टैक्स, जो टिकट है किसी इवेंट पे, कोई एंटरटेनमेंट इवेंट करवाया जा रहा है किसी ग्राउंड में जो म्यूनसिपलिटीज़ के अंडर है। या प्रोफेशन टैक्स, मतलब जो लेवी किया जाता है इंडिविजुअल की अर्निंग इनकम पे। व्हीकल टैक्स, इन सम स्टेट म्यूनसिपलिटी रिसीव ए शेयर ऑफ मोटर व्हीकल
जो टैक्सेस हैं मैंने आपको भी बताया। नॉन टैक्स रेवेन्यू देखो यूज़र चार्जेस मतलब फॉर सर्विसेज जैसे वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, पार्किंग, पब्लिक एमिनिटीज़, जो भी पब्लिक के लिए ऐसी चीज़ों के लिए पार्किंग के लिए पैसे लेते हैं, या फिर और कोई वाटर यूज़ करते हो आप, पानी देते हैं उसके लिए पैसे काटते हैं, कोई ड्रेनेज फैसिलिटीज़ के पैसे काटते हैं, तो फीस जो इशू करती है, लाइसेंस, बिल्डिंग के परमिट्स या कोई दूसरे अप्रूवल्स की फ़ीस जो ली जाती है, रेंट, म्यूनसिपल प्रॉपर्टीज़ जैसे मार्केट है या कम्युनिटी हॉल्स है या लैंड लीसेस है, या कोई मैरिज हॉल नहीं होते म्यूनसिपलिटीज़ के द्वारा बनाए गए, उनसे पैसे लिए जाते हैं, फिर वहाँ शादी करवाई जाती है, तो ये सबसे जो रेंट लिए जाते हैं। गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है, देखो शेयर करती है एक पोर्शन ऑफ जो है स्टेट टैक्स जैसे स्टैम्प ड्यूटी है या व्हीकल टैक्स है जो अलॉट किया जाता है म्यूनसिपलिटीज़ को, ठीक है। फिर ग्रांट इन नीड, कुछ स्पेशल ग्रांट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट और फंक्शनिंग के लिए, स्पेसिफिक ग्रांट कुछ चुनिंदा चीज़ों के लिए, कोई प्रोजेक्ट है, कोई रोड कंस्ट्रक्शन है, कोई सैनिटेशन है का हाउस है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टैक्स जो है स्टेट देती है, सेंटर देती है। स्टेट फाइनेंस कमीशन देखो एस्टैब्लिश की जाती है अंडर आर्टिकल 431, ये रिकमेंड करती है कि टैक्सेस और ग्रांट्स जो हैं बिटवीन द स्टेट और म्यूनसिपलिटीज़ कैसे शेयर किए जाएंगे, ठीक है। हर 5 साल में ये एस्टैब्लिश की जाती है, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन हमने सेंटर के बारे में पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो ट्रांसफर करती है मतलब फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो एग्जांपल अगर स्मार्ट सिटी मिशन है फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और कोई टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन निकालना है किसी से, जैसे अमृत है, अटल मिशन फॉर रिजनरेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो पानी सप्लाई के लिए, स्वीज के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो स्पेसिफिक ग्रांट्स तो सरकार सेंट्रली अगर स्पॉन्सर्ड स्कीम है मतलब सेंटर भी कुछ पैसा दे रही है 50% 70% जितना भी दे रही है, तो सेंटर पैसा देगी इनको। स्वच्छ भारत मिशन है सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, या प्रधानमंत्री आवास योजना जो अफोर्डेबल घर बनाने, होम मिनिस्ट्री देगी पैसा, देगी कि नहीं। बोरोइंग देखो लोन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक, म्यूनसिपल बॉन्ड इशू करती है, आपने इशू करती है लार्ज म्यूनसिपल कि अपना कैपिटल किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, जब वो बन जाएगा उससे जो प्रॉफिट होगा वो बाद में शेयर किया जाएगा इनके साथ। पब्लिक जो प्राइवेट पार्टनरशिप्स होती हैं, कोलैबोरेट करती है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे मेट्रो सिस्टम है, कोई वेस्ट मैनेजमेंट है या वाटर सप्लाई के, तो इस तरीके से वेरियस वेज में जो है ना ये जो है पैसा जो है इस तरीके से रेज करती है और इस तरीके से इनका जो है फंक्शनिंग होता है, ठीक है। विदाउट मनी द फंक्शनिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर सच अ लार्ज जो है फैसिलिटी, ठीक है। अब मैंने ऊपर बताया था आपको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है वो स्टैब्लिश की जाती है इंटीग्रेट प्लानिंग के लिए, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है डेवलपमेंट का, कि हम लोगों ने ये चीज़ें करनी है अर्बन एरिया और रूरल एरिया बोथ के लिए एक डिस्ट्रिक्ट के अंडर, और इंश्योर करते हैं, देखो ना, इंश्योर करते हैं कि ये रिसोर्सेज जो हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो, वेस्टेज में ना जाए, ठीक है। एक बैलेंस जो है डेवलपमेंट हो सारे रीजन में एक डिस्ट्रिक्ट के। कोऑर्डिनेट देखो कोऑर्डिनेट करते हैं अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज़ के बीच में, दो बॉडीज़ हैं म्यूनसिपलिटीज़ है समझ लो, एक रूरल एरिया में पंचायत है, ग्राम पंचायत है या कुछ भी है, जिला परिषद है, तो उन दोनों के बीच में ये कोऑर्डिनेशन का काम करती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, ठीक है। इंक्लूडिंग जो प्रोजेक्ट इनिशिएट किए जाते हैं म्यूनसिपलिटीज़ और पंचायत के बीच में और बाकी लोकल बॉडीज़ जो डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कि इस हम डिस्ट्रिक्ट को किस तरह से जो है इवॉल्व करेंगे। बॉटम अप प्लान होता है, ये प्रमोट करता है एक डिसेंट्रलाइजेशन, और प्लानिंग जो है वो प्लानिंग इस तरह से पार्टिसिपेटरी की जाती है कि जो लोकल कंसर्न्स हैं, वहाँ के जो नीड्स हैं, है ना, जो प्लानिंग लेवल वैसी प्लानिंग होती है। इंक्लूसिविटी होती है, कैसे इंक्लूसिविटी ऐसी कैसे होती है कि लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में। रिसोर्स एलोकेशन मतलब इंश्योर किया जाता है कि फेयर और इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हो बहुत सारे सेक्टर्स में, एक रीजन में, एक डिस्ट्रिक्ट में, इस तरीके और प्रायोरिटी दी जाती है और कंसल्ट किया जाता है लोकल बॉडीज़ को, ठीक है। अब ये डिस्ट्रिक्ट जो प्लानिंग कमीशन की, ये मैंने ये बताया कि ये एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की जाती है, ये बड़ी अच्छी है एक चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, अब हम लोग क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे कि इस कमेटी का कंपोजिशन, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग बुलाए जाते हैं, दे हैव स्पेशल एक्सपर्टीज इन समथिंग। कंपोजिशन क्या है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन का, वो डिपेंड करता है वेरियस स्टेट लॉज पे, बट जनरली इट कंसिस्ट ऑफ एक चेयरमैन होता है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर जो एक्ट करता है एज ए चेयरपर्सन, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होता है, जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, वो एक्ट करता है एज ए चेयरपर्सन। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अर्बन लोकल बॉडी से भी और रूरल से भी, जैसे म्यूनसिपल अगर म्यूनसिपलिटीज़ है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो डिस्ट्रिक्ट में, या जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत से भी वेरियस से, ताकि ओवरऑल सब लोगों को मिलाया जाए ना कि हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। मेंबर होते हैं बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के से, जैसे अर्बन और रूरल एरिया से कुछ सीनियर ऑफिसर, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ के, एजुकेशन के, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स या फिर कोई सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल, ये इन फील्ड के भी
ताकि जो प्लानिंग हम कर रहे हैं वो कहीं इन्वायरमेंटली उनका क्या इम्पैक्ट होगा, सोशल इम्पैक्ट क्या है, उसका इकोनॉमी कितना पैसा चाहिए, कितना इम्पैक्ट होगा, रूरल एरिया में जो जॉब क्रिएशन होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए है, ओके। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बेसिस है। देखो आर्टिकल जो 243 जो ZD है, ये आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट करता है कि फॉर्मेशन एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन का, जो प्रिपेयर करेगा एक ड्राफ्ट हर, है ना, पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए, और इंश्योर करेगा कि अर्बन और रूरल एरियाज में एक बराबर की डेवलपमेंट हो। 12th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो भी जो है इंक्लूड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ DPC, ताकि एक डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस से काम हो, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, विच फोकसेस जो अर्बन और लोकल बॉडीज पे भी, अर्बन और लोकल बॉडीज पे जो है इक्वल फोकस के लिए, ठीक है। अब दूसरी एक कमेटी मैंने बताई थी जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में थी, वो तो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। ये जो है लार्ज एरिया सिटीज़ के लिए होता है। ये भी एस्टैब्लिश 74th मैंने बताया अमेंडमेंट एक्ट में आया था, ताकि कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो। ये इंस्टीट्यूशन जो मैंडेट किया गया है अंडर आर्टिकल 243 ZE ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कि ये है डेवलपमेंट प्लान किसके लिए, बड़ी मेट्रोपॉलिटन रीजन्स के लिए। वहाँ पे भी बहुत अर्बन और प्री जो अर्बन एरियाज होते हैं ये, ठीक है। ये इसमें फॉलोइंग मेंबर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, देखो नॉट लेस देन 2/3 से कम मेंबर जो है नहीं होने चाहिए, 2/3 से ज़्यादा ही इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए म्यूनसिपैलिटीज़ से और पंचायत से। एक पंचायत जो विद इन एक बड़ी सिटी में आता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में प्रपोर्शन डिटरमाइन की जाती है, कितना रेशो है पॉपुलेशन का, अर्बन एरियाज में कितनी पॉपुलेशन और रूरल में, उस हिसाब से उतने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट के, और बाकी की स्टेक होल्डर्स जो अर्बन डेवलपमेंट में होते हैं, एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स, वही मैंने आपको जैसे पिछले बनाया प्लानिंग कमीशन, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। चेयरपर्सन जनरली जो नॉमिनेट किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या इलेक्ट किया जाता है उस कमेटी के अंदर से ही जितने मेंबर हैं, ठीक है, ओके। फिर हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं एक जनरल वेरियस जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उसकी हम लोग एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो नगर निगम जिसको भी कहते हैं, ये जो है ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। ये बड़ी सिटीज़ में होता है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादातर 1 मिलियन से एक्सीड करती है, हमने ऊपर पढ़ा। कंपोजिशन मैंने आपको बढ़ाया, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ऑफिसर्स, हेड यूजुअली मेयर करता है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है। इनकी फंक्शन देखो, ज़्यादातर प्रोवाइड ये कोर अर्बन सर्विसेज जैसे वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट पब्लिक, सेम मैंने मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, ब्रिजेस, पार्क्स, इनकी मेंटेनेंस, कलेक्ट करना टैक्सेस। एग्जाम्पल दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बड़ी सिटीज़ में, मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, चेन्नई म्यूनसिपल, बड़ी सिटीज़ में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है। ये हैंडल करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गवर्नेंस जो एक बड़ी सिटीज़ में अराइज होती है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पीडी डिलीवरीज। फिर म्यूनसिपलिटीज़, नागर पालिका हिंदी में क्या कहते हैं, ये म्यूनसिपलिटी सेक्टर जो 25,000 से 1 मिलियन के बीच में होती है टिपिकली, ठीक है। टिपिकली टाउन या कोई मिड साइज जो है मीडियम साइज सिटी में, ठीक है। इसकी कंपोजिशन भी जो है इलेक्टेड चांसलर्स होते हैं जो अलग अलग वार्ड से इलेक्ट होकर आते हैं, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो अपॉइंट किया जाता है स्टेट के द्वारा। हेड ऑफ द जो चेयरपर्सन होते हैं और इलेक्टेड जो हेड कौन करता है, एक चेयरपर्सन जो काउंसलर्स के द्वारा, इन काउंसलर्स के द्वारा जो है इलेक्ट किया जाता है। सिमिलर टू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बट ऑन स्मॉल स्केल में होता है, इंक्लूडिंग सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबल होता है माइनर जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, रेवेन्यू कलेक्शन है, ठीक है। जैसे ये सिटीज़ का शिमला, मैसूर, वाराणसी, ठीक है। बड़ी नहीं, बड़ी से थोड़ी छोटी मीडियम साइज सिटीज़ में, ठीक है। तीसरा है नोटिफाइड एरिया कमेटी, ठीक है। ये जनरली जो है अर्बन गवर्न क्या करते हैं, कुछ अर्बनाइजिंग एरिया, कुछ इंडस्ट्रियल रीजन जो है अभी अर्बनाइज हो रहे हैं, ये एस्टैब्लिश किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। टिपिकली नॉट इलेक्टेड नहीं होते मेंबर डायरेक्टली, टिपिकली सम प्लेसेस में हो भी सकते हैं। फोकस करता है इंडस्ट्रियल या कुछ अर्बन स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसा इंडस्ट्रियल एरियाज को डेवलप करने के लिए, या ट्रांसपोर्टेशन को या फिर वेस्ट डिस्पोजल को। एक चौथा है टाउन एरिया कमेटी। ये ग्रेजुअली ये वैसे एक स्मॉल टाउन होते हैं जो अभी क्वालिफाइड नहीं हुए म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे सैनिटेशन, स्ट्रीट लाइट, मेंबर जो नॉमिनेटेड में भी नॉमिनेटेड या इंस्टेड इलेक्टेड भी होते हैं, ठीक है। छोटे टाउन्स के लिए अभी जो क्वालिफाई नहीं किए, ना तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ना म्यूनसिपल काउंसिल, कैस दोनों में नहीं है, ठीक है। कंटोनमेंट देखो, ये जैसे कंटोनमेंट एरिया वो है जहाँ मिलिट्री और सिविल पॉपुलेशन जो है दोनों एक साथ रहती है। ये कंटोनमेंट एक्ट 2006 के अंडर किया गया। ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। इसमें बहुत इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, ठीक है। इस कंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है, वो एरिया जहाँ जो है मिलिट्री पर्सनल भी और सिविल लोग भी दोनों इकट्ठे रहते हैं जिस एरिया में। फंक्शन होता है सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, बेसिक स्ट्रक्चर जो कंटोनमेंट का प्रोवाइड करने का कंटोनमेंट में, ठीक है। कंटोनमेंट बोर्ड होते हैं। एक पोर्ट ट्रस्ट होता है, ठीक है। देखो ये गवर्न करते हैं
पोर्ट सिटीज़ बड़ी, जैसे मुंबई में पोर्ट्स हैं या चेन्नई में है, कोलकाता में, ये कुछ स्पेसिफिक जो है एडमिनिस्टर किए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक लेजिस्लेचर के द्वारा, जो हैंडल करते हैं पोर्ट के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहाँ लोग काम करने वालों के लिए कुछ अर्बन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक स्पेशल एजेंसी होती है, स्पेशल पर्पस एजेंसी। देखो ये जो है ना, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं या ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश की जाती है कोई एक स्पेसिफिक जो प्रोग्राम या कोई फंक्शन जो है किसी सेक्टर में या अर्बन एरियाज़ में वहाँ गवर्न करने लगे। देखो अनलाइक जो जनरल पर्पसेस जो लोकल बॉडीज़ होती है, म्यूनसिपल या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उनसे ये अलग होती है। ये किसी पर्टिकुलर एरिया के सर्विस या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाई जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई, ये देखो एग्जांपल देखो, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन उसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, जल निगम या जल बोर्ड दिल्ली में पानी के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो होती है वेरियस जगह में, सिर्फ सॉलिड वेस्ट उन्हें काम करना, बाकी और कुछ नहीं करना। तो सर्विस क्या है, स्पेशल पर्पस एजेंसीज है, ओके। यहाँ मैं आपको पूरा एक, ये मैंने कार्ड था, यहाँ पे आपको पूरा बता सकता हूँ कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में देखो 1 मिलियन से ज़्यादा लोग, हेड मेयर करता है, ठीक है। की फंक्शन क्या है, लार्ज स्केल जो है अर्बन प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। नहीं, आप ना इस पेज का जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज़ में 25 से 1 लाख चेयरपर्सन होता है इसका, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जैसे मैसूर, शिमला, वाराणसी। नागर पंचायत ट्रांजिशन एरिया है जो म्यूनसिपैलिटीज़ में भी नहीं हुआ और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भी क्वालिफाई नहीं करता, चेयरपर्सन होता है, लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे क्या है, बगाहा और वानकेनर। और फिर कंटोनमेंट बोर्ड, मिलिट्री एरियाज, टाउन एरिया कमेटी स्मॉल टाउन्स के लिए, नोटिफाइड एरिया कमेटी अर्बनाइजेशन के लिए, पोर्ट ट्रस्ट पोर्ट सिटीज़ के लिए, जहाँ जिस सिटीज़ में पोर्ट्स हैं, ठीक है, उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कहाँ है, चाहे इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इंडस्ट्रियल हब्स जहाँ हैं अपॉइंटेड, जैसे जमशेदपुर है, इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। सोर्स म्यूनसिपल रेवेन्यू का मैंने आपको ऊपर भी बताया, दोबारा क्या बताना, प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स है, सैनिटेशन टैक्सेज हैं, एडवर्टाइजमेंट है, जी मैंने ऊपर बता दिया आपको, ठीक है। नॉन रेवेन्यूएबल टैक्स भी है, रेंट फॉर म्यूनसिपल प्रॉपर्टीज़, फीस लेवी करते हैं, ट्रेड है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, ग्रांट इन एड मिलती है, लोन्स हैं वेरियस, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, फाइनेंसिस, ये सारा ऊपर हमने बहुत डिस्कस किया। चैलेंजेस क्या है कि टैक्स कलेक्शन में लो टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी के म्यूनसिपलिटी ऑफन चैलेंजेस फेस करती है कि जो टैक्स जो है वो बहुत कम है, और एक पूर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी है जिसमें टैक्सेस जो है प्रॉपरली कलेक्ट नहीं किए जा सकते, एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, डिपेंड करना पड़ता है स्टेट और सेंटर की ग्रांट्स पे, ओवर रिलायंस है एक्सटर्नल ग्रांट और ट्रांसफर पे, ठीक है। अनरिलायबल रेवेन्यू है प्रॉपर्टी टैक्स से भी। अर्बनाइजेशन और ग्रोइंग नीड है, रैपिड जो अर्बनाइजेशन हो रही है, इंक्रीज हो रही है डिमांड म्यूनसिपल सर्विसेज की, लेकिन लोकल बॉडीज़ जो है उतना रेवेन्यू रेज नहीं कर पा रही कि वो उनकी जो ग्रोइंग डिमांड है मीट हो पाए, ठीक है। देखो इनएफिशिएंटी यूज़, देखो पूर गवर्नेंस और लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी से जो पैसा आता भी है उसको भी प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, कोई लैक, मॉडर्नाइजेशन जो रेवेन्यू सिस्टम है वो भी लैक करते हैं, आज भी पुराने सिस्टम है, ठीक है, खाते पे पेपरों पे, कोई ऑनलाइन सिस्टम कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ है अभी भी बहुत सारे लोकल अर्बनाइजेशन पे, ठीक है, तो अप टू डेट नहीं रह पाते, ठीक है। तो ये एक हमने आज जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में जो है एक डिटेल डिस्कशन करने की कोशिश की है, जितना हो सकता था वो मैंने सारा इसमें ऐड किया। अगर कोई मिस आउट हो गया तो मुझे बताना, और भी कोई अगर सजेशन हुआ तो मुझे बताना। थोड़ा मैंने 1-2 दिन का थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने ब्रेक लिया हुआ था, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि आज और कल के दिन में जो है जितना हमने मिस किया है वो करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो है यूनियन टेरिटरी करेंगे आज ओके। उसके बाद हम लोग करेंगे शेड्यूल्ड एरियाज़, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइबल एंड शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी पढ़नी है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जिन्हें कहते हैं, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ेंगे आस्ते आस्ते, थोड़ा फास्ट करेंगे आप, ठीक है, ट्राई करेंगे अगले 10-12 दिन में हम लोग ये कंप्लीट कर दें, ओके। थैंक यू।